हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपीज़ सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ओके, जो अभी तक हमने पढ़ लिया है फैराडेज लॉ तक, उस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज कंसिडर कॉइल एरिया ए, रेजिस्टेंस आर, नंबर ऑफ टर्न्स एन, held perpendicular to a uniform magnetic field of strength B. The coil is now turned through 180 degree in time delta t. What is average induced EMF, average induced current and total charge? Okay, so हमें एरिया, रेजिस्टेंस और नंबर ऑफ टर्न्स ये वगैरह दिए हुए हैं। और इनिशियली जो कॉइल थी वो परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखी थी। तो अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है, यानी इस टाइप से, तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में होगा, यानी थीटा इनिशियली 0 डिग्री होगा। तो इनिशियल फ्लक्स आएगा नंबर ऑफ टर्न्स एन, बी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ए कॉस 0 डिग्री। सो ये इनिशियल फ्लक्स आ गया हमारे पास एन बी ए। और फाइनल फ्लक्स हमें निकालना है 180 डिग्री शिफ्ट के बाद। सो फाइनल फ्लक्स हो जाएगा एन बी ए कॉस 180 डिग्री, विच विल बी माइनस एन बी ए। ओके, सो यहाँ से चेंज इन फ्लक्स हो गया डेल्टा फाई, चेंज इन फ्लक्स इक्वल्स टू फाई इनिशियल माइनस फाई माइनस, तो ये हो जाएगा एन बी ए माइनस माइनस एन बी ए, सो 2 बी ए। ये हमारे पास चेंज इन फ्लक्स आ गया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन था इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। सो ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, आंसर फर्स्ट। सेकंड इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला ई अपॉन आर। सो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय आर डेल्टा टी, सेकेंड आंसर। और थर्ड में मैं निकालना था चार्ज फ्लोन। चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल। सो करंट इक्वल्स टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और करंट की वैल्यू हमने निकाली 2 लास्ट पार्ट में आर डेल्टा टी। सो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू आ गया 2 डिवाइडेड बाय आर। ये चार्ज फ्लोन का आंसर आ गया। ओके, तो ये हमारे पास सारे इसके आंसर हो गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है हमें, और इनमें इस सेक्शन में ये जो हमें रीजन शो हुआ है, इसमें ये क्रॉस करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो हो रही है। बी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द बोर्ड है, और 4 लूप्स है यहाँ पे जो इन पर्टिकुलर पोजीशंस पर है, और आगे की तरफ चारों लूप्स मूव कर रहे हैं। अब इन चारों लूप्स में जो इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगी, प्रोड्यूस होगी, उसकी डायरेक्शन किधर होगी हमें निकालना है। ओके, और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड करंट हमें शो करनी है यहाँ पे। तो देखते हैं, फर्स्ट लूप के लिए, फर्स्ट लूप मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से बाहर है, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट लूप के लिए 0 है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो ये आगे मूव करेगा, तब भी मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगी इंस्टेंटेनियसली, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। सो डेल्टा फाई इज़ 0 फॉर लूप 1। सो इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड यहाँ पे 0 आएगा, हेंस करंट जो इंड्यूस होगी वो भी 0 होगी। सेकेंड लूप की बात करते हैं। सेकेंड लूप में जो लूप है वो अंदर एंटर कर रहा है, रीजन के अंदर एंटर कर रहा है, यानी इसका जो एरिया है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है वो एरिया इंक्रीज कर रहा है। एरिया इज इंक्रीजिंग, हैंस फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए। तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब डेल्टा फाई इंक्रीज कर रहा है। डेल्टा फाई इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। अब लेंज लॉ की वजह से हमें पता है कि करंट जो इंड्यूस होगा वो जिस वजह से इंड्यूस हो रहा है उसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। सो ईएमएफ इंड्यूस इस टाइप से होगा और करंट इंड्यूस इस टाइप से होगी, ताकि वो फ्लक्स को डिक्रीज करे। तो फ्लक्स को डिक्रीज वो कैसे कर सकती है, बाय रिड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनटू द बोर्ड है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड लूप में जनरेट होगी वो आउट ऑफ द लूप होगी, ताकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो और फ्लक्स डिक्रीज हो। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ताकि हमारे पास नेट जो चेंज आ रहा है वो बैलेंस आउट हो।
ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज, इंड्यूस्ड करंट की एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ थर्ड केस में क्या चेंज है? थर्ड केस में ये पूरा इस फील्ड के अंदर है, और क्योंकि ये सिंगल लूप हमें दिया हुआ है, एक फिक्स लूप, तो इसका एरिया कांस्टेंट है, एरिया इज कांस्टेंट, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट क्वेश्चन में दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो फाई इक्वल्स टू बी ए होता है, तो फाई इक्वल्स टू बी ए, ये कांस्टेंट हो गया पूरा, और ये कांस्टेंट है, तो डेल्टा फाई ज़ीरो हो गया, और डेल्टा फाई ज़ीरो है तो ई ज़ीरो हो गया और आई ज़ीरो हो गया, यानी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ केस में सेकंड केस का उल्टा हो रहा है। अब यहाँ पे वो एरिया डिक्रीज कर रहा है जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, और इसकी वजह से फाई भी डिक्रीज करेगा। तो जो करंट इंड्यूस होगी वो इस टाइप से होगी ताकि वो फ्लक्स को दोबारा से इंक्रीज करने की कोशिश करे। तो फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए करंट को मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऑलरेडी इनटू द बोर्ड है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड की इनटू द बोर्ड होनी चाहिए, और इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगी, आंसर इज क्लॉकवाइज बाय लेंज लॉ। तो हमारे पास सारे आंसर इसके आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A current I equals to 1.5 ampere is flowing through a long solenoid of diameter 3.2 centimeter having 220 turns per centimeter. Okay. At its center, a 130 turns closely packed coil of diameter 2.1 centimeter is placed such that the coil is coaxial with the long solenoid. The current in the solenoid is reduced to zero at a steady rate of 25 millisecond. What is the magnitude of EMF induced in the coil while the current in solenoid is changing? Okay. So हमारे पास दो सोलेनॉइड हैं और एक के ऊपर एक सोलेनॉइड रखा हुआ है, दोनों कोएक्सियल हैं। एट इट सेंटर, हाँ, दोनों कोएक्सियल हैं। सो इस टाइप से सोलेनॉइड है। ओके, तो इस टाइप से दो सोलेनॉइड है हमारे पास जो कोएक्सियल है। तो एक में चेंज आ रहा है करंट में, फ्लक्स में, उसकी वजह से दूसरे में इंड्यूस्ड होगी करंट। तो चेक करते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो करंट हमें दी हुई है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन करंट है हमारे पास 1.5 एम्पियर और इज फ्लोइंग थ्रू अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर 3.2 सेंटीमीटर और नंबर टर्म 220 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ओके, सो इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, पहले इनिशियल फ्लक्स चेक करते हैं। इनिशियल फ्लक्स एट इट्स द करंट इन सोलेनॉइड इज रिड्यूस टू जीरो इन 25 मिलीसेकेंड। ओके, तो फ्लक्स इनिशियल यानी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी बी ए कॉस थीटा। तो कॉस के लिए यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, रिड्यूस टू जीरो, मैक्सिमम से रिड्यूस करिए तो मैक्सिमम कॉस जीरो पे होती है, तो कॉस जीरो ठीक है। अब बी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सोलेनॉइड के लिए क्या होता है हम जानते हैं, म्यू नॉट एन आई, और एरिया पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से हम एरिया निकाल सकते हैं। डायमीटर से एरिया आ जाएगा 3.2 डिवाइड बाई 2 यानी 1.6 सेंटीमीटर, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो ये हो जाएगा 220 पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हमें पर मीटर में चाहिए होगा, तो एक सेंटीमीटर में इतने हैं, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पर मीटर आ जाएगा। सो हमारे पास स्मॉल एन की वैल्यू भी आ गई, और करंट हमें 1.5 एम्पियर ऑलरेडी पता है ही, करंट हमें 1.5 एम्पियर दी हुई है। ओके, सो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस करते हैं। सो इसके बाद अपने पास आएगा फाई इनिशियल इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, स्मॉल एन की वैल्यू 220 इंटू 100, और आई की वैल्यू 1.5 एम्पियर, और पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7
इंटू क्या बचा आर की वैल्यू 1.6 सेंटीमीटर, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। वेबर में इनिशियल फ्लक्स ये आ जाएगा अपने पास। अब फाइनल फ्लक्स कितना होगा? फाइनल फ्लक्स होगा बी इंटू ए अगेन, और बी इंटू ए, बी कॉस थीटा, थीटा में पता नहीं क्या है, तो बी का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई फाइनल, और एरिया पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है मैं क्लियरली कि जो फाइनल करंट है वो ज़ीरो हो गई है। क्वेश्चन में बोला है करंट इन द सोलेनॉइड इज़ रिड्यूस टू ज़ीरो, तो फाइनल करंट ज़ीरो हो गई, तो ये फ्लक्स भी हमारा ज़ीरो हो गया। ओके, तो डेल्टा फाई यहाँ से क्या आया? डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू, दोनों को माइनस कर देंगे, फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल, तो इसको सॉल्व करके जो आ रहा है वो सॉल्व करना आप। मैं इसके बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो जो भी आएगा यहाँ पे लिख देना है मैं। सो डेल्टा फाई अपने पास आ गया। अब डेल्टा फाई आ गया हमारे पास, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक कॉइल के लिए आ रहा है, हमें टोटल नंबर ऑफ़ कॉइल्स के लिए निकालना है। टोटल नंबर ऑफ़ कॉइल्स का मतलब जिसमें इंड्यूस हो रहा है उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ़ कॉइल्स लेनी है। तो वो इंड्यूस जो हो रहा है वो नीचे ये अंदर वाले सोलेनॉइड में हो रहा है, और अंदर वाले सोलेनॉइड के लिए नंबर ऑफ़ कॉइल्स जो हमें दिए हुए हैं वो हैं हमारे पास 130 टर्न्स दिए हैं अंदर वाले सोलेनॉइड के लिए, 130 टर्न्स क्लोजली पैक। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 130। ओके, सो हमारे पास टोटल फ्लक्स चेंज आ जाएगा, टोटल फ्लक्स चेंज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू डेल्टा फाई। सो नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें इंड्यूस करना है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 130, और डेल्टा फाई की वैल्यू ऊपर से आ जाएगी, उससे हमें प्लेस कर देंगे ना, कर देना है यहाँ पे। सो फाइनली ईएमएफ आएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई का मतलब 130 डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 मिली सेकेंड, 25 मिली सेकेंड। सो ये 25 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से डेल्टा फाई की वैल्यू निकालो एग्जैक्टली, और उसे यहाँ पे प्लेस करो और चेक करो आंसर फाइनली क्या आता है। इसके बाद ये आंसर मिल जाएगा हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट टी के कैप इन अ रीजन, a circular conducting loop of radius r and resistance capital R is placed in xy plane. Determine the current through the loop and direction of current. Okay, so हमारे पास एक लूप है जो xy प्लेन में है, xy प्लेन में ये लूप है, और मैग्नेटिक फील्ड के कैप डायरेक्शन में है। तो के कैप का मतलब वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटवर्ड। और सपोज रेडियस हमें क्वेश्चन में दी है स्मॉल आर, हाँ रेडियस हमें क्वेश्चन में मिली हुई है स्मॉल आर, ये इसका सेंटर हो गया, ये डायग्राम है। अब इसमें क्या बोला हुआ है? डिटरमाइन द करंट फ्लोन थ्रू द लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट में क्या चेंज आएगा, करंट क्या इंड्यूस होगी वो हमें बताना है। ओके, least in acceleration uniform electron in a region conducting loop। ओके, तो वही करते हैं, चेंज इन फ्लक्स निकालते हैं। चेंज इन फ्लक्स पहले, देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अ सर्कुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस आर एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लेस्ड इन। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो उस चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है वो फ्लक्स को चेंज करेगा, और फ्लक्स को चेंज करने की वजह से हमारे पास इंड्यूस करंट आएगी। सो ठीक है, स्टार्ट से निकाल के देखते हैं ऐसे। तो फाई इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सो ये बी वेक्टर का मतलब बी नॉट टी, और ए वेक्टर का मतलब पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा? ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो के कैप डायरेक्शन में आएगा। सो एरिया वेक्टर जो आएगा वो ए के कैप डायरेक्शन में आएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी के कैप डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। सो यहाँ से ये आ गया अपने पास बी नॉट टी पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू 1। ओके, और ई हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस, तो ई का फॉर्मूला होता है डी फाई अपॉन डी टी।
सो डी फाइव अपॉन डी टी निकालते हैं यहाँ से, डी फाइव अपॉन डी टी आएगा बी नॉट पाई आर स्क्वायर, बी नॉट पाई आर स्क्वायर आ गया। अब करंट निकालते हैं, करंट का फॉर्मूला होता है ई अपॉन आर, सो बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। तो ये हमारे पास करंट आ गई, आंसर ये हो गया। अब हमें डायरेक्शन भी करंट की देखनी है, तो लेंस लॉ के हिसाब से डायरेक्शन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ कर रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए ताकि वो फ्लक्स को डिक्रीज़ करे, यानी मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ करे। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड है, तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आनी चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड के लिए करंट होनी चाहिए क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे करंट हमारे पास आएगी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन करंट की हो गई क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A metallic coil of area A, number of turns N, resistance R is lying horizontally. A uniform time varying magnetic field is set up to pass vertically through the coil at t equals to 0. Field is first increased from 0 to B naught between 0 to 2 seconds and then decreased to 0 at constant rate between 2 seconds to 4 seconds. This cycle is completed 6,000 times. Draw the variation of current through the coil with time and power dissipated as a function of time for first 2 cycles. Neglect self inductance of the coil. ओके, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। ध्यान से क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एक तरह से ध्यान से पढ़ो, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले उसको लिखो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ इंडक्टेंस का जिक्र हुआ है। सेल्फ इंडक्टेंस को हमें यहाँ पे नेगलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली हमने सेल्फ इंडक्टेंस टॉपिक अभी पढ़ा नहीं है, इसी चैप्टर में आगे आएगा, तो उसका कोई रोल नहीं है, लास्ट लाइन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, लास्ट लाइन को हटा देना है। ओके, इसके बाद इसमें क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला हुआ है कि एक कॉइल का मैग्नेटिक जो फील्ड है, फर्स्ट इंक्रीज, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 to B नॉट इंक्रीज़ करता है पहले 2 सेकेंड में, और फिर उसके बाद वो डिक्रीज़ करता है 0 तक आगे के 2 सेकेंड में, और ये प्रोसेस 6,000 टाइम्स चलती रहती है। तो सिंपली ये दिया हुआ है इस लॉन्ग क्वेश्चन में, मेनली चीज़ ये बोली हुई है। पहले 0 सेकेंड पे 0 था मैग्नेटिक फील्ड, फिर 0 से स्टार्ट हुआ और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ किया, 2 सेकेंड पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, B नॉट के बराबर हो गया, और फिर उसके बाद फिर वो डिक्रीज़ किया और 4 सेकेंड पे वो फिर से 0 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप डाउन मैक्सिमम टू ज़ीरो चल रहा है। ओके, तो EMF का फॉर्मूला होता है हमारे पास -d∅/dt, और फाई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे स्मॉल एन से शो हुए हैं, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन इसमें आ सकता है, वो पहले क्लियर कर लेना। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन से शो होते हैं जनरली, लेकिन क्वेश्चन में हमें स्मॉल एन दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जबकि स्मॉल एन जनरली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को शो करता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे ही टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को ही स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। सो ये हो गया, फाई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एरिया इंटू बी, सो बी ये आ गया। यहाँ पे एन कांस्टेंट रहता है, एरिया कांस्टेंट रहेगा, अंदर बचेगा dB/dt। सो आई इनिशियल निकालेंगे, आई इनिशियल ये आएगा E/R। सो E की वैल्यू है -NA। अब dB का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज क्या हुआ, 0 से B नॉट मैग्नेटिक फील्ड गई, 0 से B नॉट, तो ये हो गया B नॉट -0 डिवाइडेड बाय R, और क्या था डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना है 0 to 2 सेकेंड, यानी 2 - 0। सो ये हो गया -NA डिवाइडेड बाय R B नॉट/2, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इनिशियल करंट आ गई। ओके, इसके बाद फाइनल करंट देखते हैं, E/R दोबारा से। अब यहाँ पे E में डेल्टा B क्या आएगा, 0 - B नॉट। अब वो फाइनल जो है वो 0 हो गया इनिशियल B नॉट से, डिवाइडेड बाय R, और टाइम क्या है 4 - 2 से लेके 4 के बीच में। सो ये आया सॉल्व करके NA/B नॉट डिवाइडेड बाय 2R। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई करंट की, ये फाइनल करंट हो गई। ओके, सो करंट जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। करंट पहले ये रहती है
और ये कांस्टेंट रहती है, ये हमेशा ये कांस्टेंट रहेगी 0 to 2 सेकंड के बीच में, और ये भी कांस्टेंट रहेगी 2 to 4 सेकंड के बीच में। तो करंट के दो लेवल्स हैं जो एक दूसरे के साथ स्विच करते रहते हैं 2-2 सेकंड के बाद। सो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, हमसे ग्राफ ड्रॉ करने को बोला था करंट का टाइम के साथ। सो इनिशियली करंट निगेटिव है और दोनों वैल्यूज सेम है। इनिशियली करंट निगेटिव है तो निगेटिव सपोज ये वैल्यू है, यहाँ तक आ रही है, 2 सेकंड तक निगेटिव रहेगी, फिर 2 सेकंड के बाद वही वैल्यू सेम लेवल पर पॉजिटिव हो जाएगी, फिर उसके बाद 2 सेकंड के बाद फिर से दोबारा वो निगेटिव हो जाएगी, एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी। तो ये करंट का यहाँ पर है, तो ये 0 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, 6 सेकंड एंड 8 सेकंड, ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। और दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ पर निगेटिव में वैल्यू NAB0/2R और ऊपर भी नेगेटिव पॉजिटिव में वैल्यू NAB0/2R ये रहेगी। तो ये हमारे पास करंट का ग्राफ आ गया। अब हमें नेक्स्ट निकालना था पावर डिसिपेटेड। पावर डिसिपेटेड, तो पावर का फॉर्मूला होता है करंट के लिए I² × R। तो हमारे पास I है, हम उसमें उसकी वैल्यू लगा के पावर निकाल सकते हैं। सो पावर इक्वल्स टू आएगा N² A² B0² /4R² × R। तो R से स्क्वायर कैंसिल आउट, ये सिंपली आ गया N² A² B0² /4R। तो यहाँ पे पावर का हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो पावर भी यहाँ पे कांस्टेंट बनी रहेगी। सो पावर का ग्राफ टाइम के साथ, क्योंकि करंट किस डायरेक्शन में, पावर से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पावर स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट की डायरेक्शन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पावर सेम रहेगी। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि करंट कहीं पर ज़ीरो नहीं थी तो पावर कहीं पर ज़ीरो नहीं होगी, करंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रही है, बस वो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू में फ्लक्चुएट करी है, तो पावर कांस्टेंट रहेगी और पावर का ग्राफ कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। टाइम, पावर और पावर की वैल्यू N² A² B0² /4R, ये वैल्यू आएगी इसकी। ओके, तो ये दोनों ग्राफ इसके क्वेश्चन के आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a small rectangular loop is moving towards left with constant velocity through a uniform magnetic field as shown. Counting of time t begins the moment the loop starts entering the field. Plot the variation of flux through the loop with respect to time. Also plot the variation of induced EMF with respect to time. Okay. So ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। इस सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, और ये कंडक्टिंग स्ट्रिप है जो v स्पीड से अंदर की तरफ जा रही है। तो फ्लक्स का कैसा ग्राफ बनेगा और EMF का कैसा ग्राफ बनेगा वो हमें यहाँ पे चेक करना है। ओके, सो फर्स्ट ये जो स्ट्रिप है, और टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, टाइम तब स्टार्ट होगा जब ये जस्ट एंटर करना स्टार्ट करेगी। तो ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B × एरिया। अब B तो कांस्टेंट है, लेकिन एरिया जब ये स्ट्रिप अंदर की तरफ जाएगी तो ये एरिया जो है वो इंक्रीज़ करने लगेगा, और क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है तो लीनियरली इंक्रीज़ करेगा, और जब एरिया लीनियरली इंक्रीज़ करेगा तो फाई भी लीनियरली इंक्रीज़ करेगा। तो ग्राफ यहाँ से हमें क्लियरली पता चल गया कि 0 से लीनियरली इंक्रीज़ करता रहेगा ग्राफ, और तब तक इंक्रीज़ करेगा जब तक पूरी स्ट्रिप अंदर नहीं आ जाती है, पूरी स्ट्रिप जब तक अंदर नहीं आ जाती है। उसके बाद फ्लक्स चेंज नहीं करेगा क्योंकि एरिया कांस्टेंट हो गया और B पहले से ही कांस्टेंट है, तो उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक जो स्ट्रिप है वो दूसरे कॉर्नर पर नहीं आती, फिर दूसरे कॉर्नर से वो एग्जिट करने लगेगी, और जब एग्जिट करेगी तो एरिया डिक्रीज़ करेगा लीनियरली, और एरिया के डिक्रीज़ करने की वजह से फ्लक्स डिक्रीज़ करेगा, हैंस जो ग्राफ है वो अब लीनियरली डिक्रीज़ करेगा। तो ये हमारे पास फ्लक्स और टाइम का ग्राफ बनेगा इस केस में। फ्लक्स और टाइम का ग्राफ हो गया। अब हमें EMF और टाइम का ग्राफ बनाना है। तो EMF और टाइम के ग्राफ के लिए देखते हैं। EMF और टाइम, E का फॉर्मूला होता है -डेल्टा φ/डेल्टा t। अब क्योंकि फाई का जो चेंज है वो कांस्टेंट था, तो ये इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा। सॉरी, फाई का जो चेंज था वो लीनियर था,
तो डेल्टा फाई डेल्टा टी जो आएगा, यानी स्लोप जो होगा, इस लाइन का स्लोप जो आएगा वो कांस्टेंट होगा, इस लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा, ऐसे ही इस लाइन का स्लोप भी कांस्टेंट होगा। और नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ये शो कर रहा है कि जब इंक्रीज़ हो रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव होगा, जब डिक्रीज़ हो रहा है तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा। सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। टाइम ईएमएफ ई, तो पहले फ्लक्स इंक्रीज़ कर रहा है तो उस केस में ईएमएफ नेगेटिव एंड कांस्टेंट होगा माइनस ई। और उसके बाद जब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, मैं इसके नाम लिख देता हूँ, ये ओ ए बी सी, तो ये ओ से लेके ए तक। अब ए से लेके बी तक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स कांस्टेंट हुआ तो डेल्टा फाई ज़ीरो हो गया, डेल्टा फाई ज़ीरो की वजह से ईएमएफ भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ए से लेके बी तक ईएमएफ ज़ीरो हो गया। अब बी से सी तक फ्लक्स डिक्रीज़ कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज़ करने की वजह से ईएमएफ अब पॉजिटिव हो जाएगा सेम वैल्यू पर। तो बी से लेके सी तक ईएमएफ अब पॉजिटिव वैल्यू प्लस ए। तो ये इसका ईएमएफ टाइम का ग्राफ बन जाएगा। ये दोनों आंसर्स हैं इस केस के। ओके, नेक्स्ट केस, अ कंडक्टिंग लूप ऑफ variable radius r equals to r naught plus at is placed in a region of uniform magnetic field B such that its plane is perpendicular to magnetic field direction. If resistance of the conducting loop is r, find the induced current flowing through the loop as a function of time. Okay, तो रेडियस दिया मैं, प्लेस्ड इन रीजन मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। परपेंडिकुलर है, इससे हमें ये शो हो रहा है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, परपेंडिकुलर से थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यहाँ से मैं क्लियरली दिख भी रहा है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है डायग्राम से। ओके, तो फ्लक्स हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी बी का फॉर्मूला बी की वैल्यू बी है, और एरिया पाई आर स्क्वायर कॉस 0, और आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, आर की वैल्यू है आर नॉट प्लस ए टी होल स्क्वायर। अब हमें करंट निकालनी है, करंट से पहले हमें ईएमएफ निकालना पड़ेगा, तो ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं टाइम के लिए, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के लिए आएगा माइनस 2a पाई बी आर नॉट प्लस ए टी। अपने आप करना डिफरेंशिएशन सॉल्व, ये सॉल्व करके आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और करंट का फॉर्मूला फिर ऑब्वियसली होता है ई अपॉन आर, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2a पाई बी आर नॉट प्लस ए टी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ये इंड्यूस्ड करंट का टाइम के साथ रिलेशन आ जाएगा, ये इसका आंसर है। ओके, इन सारे क्वेश्चंस को अपने आप एक बार दोबारा लगा के देखना प्रैक्टिस के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही सारे हैं।